मेरी गवाही कुछ ऐसे है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बैचलर थी, सब कुछ एकदम ठीक था, मेरी अच्छी फैमिली थी। मैं काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सब कुछ मेरे फैमिली में थे और बहुत अच्छे से। और जैसे कि मेरी लव मैरिज है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैंने अपने घर में बताया तो मेरे घर वाले और मेरे हस्बैंड के घर वाले बिल्कुल राज़ी खुशी वो सब लोग शादी के लिए मान गए। प्रेज द लॉर्ड। और 2002 में फाइनली सबकी रजामंदी से, दोनों परिवारों की रजामंदी से मेरी शादी हो गई। 2002 में मेरी शादी हुई। हालेलुया। अब उसके बाद मेरे इन-लॉज वाले भी बहुत अच्छे थे, बहुत हम अच्छे से प्यार से रह रहे थे। पर मैं कुछ उस घर में, जैसे कि मेरा ससुराल का घर जो था वो बहुत बड़ा था, और जैसे मैं जब अकेली बैठी रहती थी उस घर में, तो मैं कुछ न कुछ अनकंफर्टेबल या कुछ न कुछ मैं ऐसे डिस्टर्ब वाली बातें मैं ऐसे महसूस करती थी। मुझे ऐसे फील होता था कि वहाँ पर कुछ और भी है, वहाँ पे कोई और भी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो जब भी मैं ऐसे खड़ी रहती थी, मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, बट जैसे मैं टर्न होती थी तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता था। हालेलुया। या जब मैं अपने रूम में जाती थी और जब मैं अकेली रहती थी और जैसे मैं पलंग पे लेटती थी, तो जैसे हम एक साइड में लेटते हैं, तो मैं लेटती थी तो मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे बेड पे पीछे से और कोई चढ़ रहा है। जैसे ऐसे कोई चढ़ता है तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि और भी कोई चढ़ रहा है ऐसे बेड पे। तो मैं ऐसे पीछे टर्न होके देखती थी तो कोई दिखता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद अगर मैं वो साइड से अगर मैं टर्न होती थी, तो जो मेरे पीछे वाले रूम का डोर होता था वो अपने आप हिलना शुरू हो जाता था। वो डोर स्लाइडिंग डोर था और वो डोर अपने आप हिलना चालू हो जाता था। और कभी ऐसे मेरे रूम की विंडो कभी अपने आप हिलना चालू हो जाती थी। तो मैं इतना तो समझ रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई तो ऐसी बात है। पर अब मैं नई नई शादीशुदा थी, मैं न्यूली मैरिड थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ये बात कैसे किससे कहूँ, मैं क्या कहूँ कि कहीं लोग ऐसे नहीं बोले मेरे ससुराल वाले कि ये नई नई आई है और क्या पागलों के जैसे बातें कर रही है। पर वो टाइम पे मैं ये सब कुछ किसी को भी नहीं बताती थी। पर फाइनली ये बातें हैं ना थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। और उसके बाद में मैं ये महसूस करती थी कि मैं खड़ी रहती थी, मुझे अपने रूम में जब मैं अकेली बैठी रहती थी तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि कोई रूम में आना जाना कर रहा है। मेरा रूम बहुत बड़ा हुआ करता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि रूम में कोई आ जा रहा है। और कभी कभी फिर मुझे ऐसे कुछ परछाई की तरह दिखाई भी देता था और मैं डर जाती थी, मैं रूम से भाग जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं, क्योंकि मेरी शादी को कुछ ही सिर्फ 2 या 3 महीने मुश्किल से हुए थे तब तक, और मैं यही डरती थी कि मैं आखिर कैसे बताऊं किसी को। देन फाइनल ये होने लगा कि ये थोड़ी थोड़ी बातें, ये सिचुएशंस है ना थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। कभी मैं ऐसे खड़ी रहती थी, अचानक से मेरे सामने चीज़ें गिर जाती थी और मैं देखती थी कि हवा भी नहीं लग रही है, कहीं से बाहर से हवा भी नहीं आई और अचानक से कुछ चीज़ें गिर गई। तो मैं ऐसे डर जाती थी और ऐसे फील होता था कि चीज़ को किसी ने उठा के फेंका। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं और हम कैसे प्रेशर में ऐसे फेंकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये क्या, ये चीज़ तो पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये अपने आप कैसे ऐसे गिर गई। पर जैसे कि मैं जान गई थी और मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ वाली बात है। और उसके बाद ये बातें इस कदर बढ़ने लगी कि जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए जाती थी, बर्तन मेरे हाथ से अपने आप छूट के फ्लाई होके नीचे गिर जाते थे। जैसे खाना बनाने के लिए हम बर्तन लेते हैं, मैं कढ़ाई लेती थी या कुकर उठाती थी, मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरे हाथ से बर्तन छीन के फेंक रहा है और मैं इतना डर जाती थी और सहम जाती थी और मैं यहाँ वहाँ ऐसे देखने लगती थी, पर कोई भी नहीं होता था। और फाइनली मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले ना ही कभी ऐसी कोई भी बात से मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। फिर मैंने ये बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई और मेरे इन-लॉज़ वालों को भी ये बातें मैंने बताई।
बट जो मेरा शक था वही बात सही निकली। उन लोगों को विश्वास नहीं आ रहा था और वो बोल रहे थे कि ये क्या पागलों की जैसी बातें कर रही है, ये पागल है। और ये बातें ऐसी होती जा रही थी, मैं सबको बोलती आ रही थी पर कोई सुनता नहीं था। मैं ऐसे खड़ी रहती थी, कभी मेरे हेयर्स ओपन होते थे तो मुझे ऐसे फील होता था कि पीछे से हवा का बहुत झोंका आया और मेरे पूरे हेयर्स उड़ के आगे आ जाते थे, फ्रंट साइड में आ जाते थे, क्योंकि मेरे हेयर्स काफ़ी लॉन्ग थे। तो मैं जैसे ही अचानक से डर के पीछे मुड़ जाती थी तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं हुआ करता था। तो ये सब बातें मेरे साथ होती रहती थी और हमेशा मुझे लगता था, मैं जब भी किचन में खाना बनाती थी मुझे हमेशा लगता था कंटिन्यूअसली मेरे पीछे कोई खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यूअसली मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं हमेशा ये महसूस करती थी। और मैं जहाँ कहीं भी जाती थी मुझे ऐसे फील होता था कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था पलंग पे और कोई करवट बदल रहा है। मैं बहुत डरने लगी, कभी दरवाजे हिलते थे, कभी चीज़ें गिरती थी, कभी कैसी आवाज़ें आती थी, कभी पायलों की, मुझे घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। और कभी कभी ऐसे होता था, बाद में सिचुएशन यहाँ पे पहुँच गई कि जब मैं अकेली होती थी तभी ये बातें मेरे साथ ज़्यादा करके होती थी। मैं अकेली बैठी रहती थी, मुझे ऐसे फील होता था कि मेरे कान में कुछ तो एंटर हो रहा है और मुझे ऐसे लगता था कि कोई इंसान, जो मैं महसूस करती थी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता था कि कोई इंसान या कुछ ऐसा मेरे कान में एंटर हो रहा है और वो मेरे कान में अंदर जाके बैठकर मुझे मेरी आवाज़ मेरे नाम से बुला रहा है। जैसे कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा नाम मुस्कान छतलानी है और मैं एक सिंधी परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो जब मेरे कान से मुझे ऐसे आवाज़ आती थी मुस्कान मुस्कान करके, और एक डरावनी जैसे हॉरेबल वॉइस होती है ना, ऐसे मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी। जय मसीह। तो मैं ऐसे अपने कान बंद कर लेती थी क्योंकि मेरे सर की नसें फटने लगती थी जब मैं वो आवाज़ें सुनती थी। मैं अपने पति को बोलती थी, फाइनली मेरे इन सब बातों से बहुत डिस्टर्ब हो गए थे घर वाले। वो बोलते थे रोज़ इसका कुछ ना कुछ है, कि आज ये है, आज पलंग पे कुछ है, आज किचन में कुछ है, आज बर्तन गिर रहे हैं, मेरे कान में कोई जा रहा है, या ऐसे करके किसी की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, पायलों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, परछाइयाँ मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही हैं। फाइनली सब एक्चुअली में मुझे पागल समझने लगे और उनको ऐसे लगने लगा कहीं ना कहीं शायद मेरे दिमाग पे असर है कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि उनके साथ पहले कभी ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था, तो उनका भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही और इसी डर की वजह से ये जो फियर इतने मेरे मन में, इतनी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी, इतनी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी कि इस डर की वजह से मेरी प्रेगनेंसी भी रुक नहीं पा रही थी। क्योंकि इस बात को लगभग 2.5-3 साल मेरी शादी को हो गए और ये सब बातें कंटिन्यूअसली मेरे साथ चालू थी। आखिर उसके बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। मुझे बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम थे, मुझे डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 6 महीने अन्न का दाना भी मैंने पेट में नहीं लिया था, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं कुछ भी खा नहीं सकती थी और मैं इतने डरावने और इतने बुरे बुरे मैं सपने देखती थी। रोज़ मैं डरावने सपने देखती थी कि मैं दुष्ट आत्माओं को जन्म दे रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। रोज़ मुझे ऐसे ऐसे डरावने सपने आते थे, रोज़ मुझे ऐसी इतनी भयानक इतने डरावने सपने आते थे कि मैं चीख के नींद में से उठ जाती थी। और मुझे ऐसे डर लगता था कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतना मैं डर रही हूँ, उतनी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है कि कहीं कुछ हो न जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। क्योंकि मेरे साथ जो बातें हो रही थी वो नेचुरल नहीं थी, एक अंधकार की शक्तियों ने मुझे बहुत घेर के रखा था और मैं ये बात समझ गई थी, पर इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। अपने प्रेगनेंसी में ना ही मैं कुछ खा पाती थी, ना मैं कुछ पी सकती थी। थोड़ा बहुत जूस पीना, ये वो बिस्किट, जैसे जैसे थोड़ा बहुत होता था ऐसे करके मेरी प्रेगनेंसी का टाइम निकल रहा था। 6-6.5 महीने के बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया और उसके बाद में जब मेरा 8th मंथ आया तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। इतनी प्रॉब्लम हो गई कि जब मुझे मेरी फैमिली वाले डॉक्टर के पास लेकर गए तो मेरा 8th मंथ अभी रनिंग हुआ था, 8 मंथ था मेरा, तो
डॉक्टर ने ये कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं और इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। तो मैं बहुत रोने लगी कि 3 साल के बाद में प्रेगनेंसी हुई, एक तो इतनी मैं डरी हुई कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ, और अब ये क्या हुआ कि 8वां महीना स्टार्ट है और डॉक्टर बोल रही है कि इसका अभी डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। तो मैं बहुत रो रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय डॉक्टर की बात मानने के, क्योंकि वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो डॉक्टर ने बोला था जो भी मैं तुझे बोलूँगी तुझे वो टाइम टू टाइम और वर्ड बाय वर्ड तुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, पर बहुत पेनफुल रही मेरी डिलीवरी और बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। और जैसे मेरी डिलीवरी हुई मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको बेटी हुई है। तो मैंने जैसे ही उनसे कहा कि मेरा बच्चा मुझे दिखाइए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका बच्चा थोड़ा वीक है और उसको ऐसे थोड़ा फीवर वगैरह है, तो इसके लिए आपके बच्चे को हमने दूसरी हॉस्पिटल में रखा है। तो ये सुनकर मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को देखा भी नहीं और मुझे ये पता चला कि मेरा बच्चा किसी दूसरी हॉस्पिटल में बॉक्स में रखा गया है। पर मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, पर 3 दिन में मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और फिर मुझे उस हॉस्पिटल में जाना पड़ा जिस हॉस्पिटल में मेरी बेटी बॉक्स में एडमिट थी। और वहाँ पर मैं मेरी बेटी के साथ में थी। मेरी बेटी एक फ्राइडे को बॉर्न हुई और आने वाले दूसरे फ्राइडे को हमें उस हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पर मुझे डॉक्टर ने कहा, जिस हॉस्पिटल में मेरी बेटी बॉक्स में रखी हुई थी, डॉक्टर ने मुझे क्लियर कहा कि तेरी बेटी इंटरनली वीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अपने प्रेगनेंसी के 6 महीने खाना नहीं खाया था, मेरी हालत ऐसी थी। इसके लिए पूरा जो पोषण बच्चे को मिलता है वो मेरे बच्ची को नहीं मिल पाया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये वीक है, इसके लंग्स भी वीक हैं और इसका वज़न भी बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। उन्होंने बच्चे के दूध पिलाने का, उसकी केयर करने का एक डिफरेंट उन्होंने मुझे एक रूटीन बताया। पर डॉक्टर ने मुझे एक बात कही, प्रेज द लॉर्ड। अब आप वो बात सुनिए, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। डॉक्टर ने मुझे कहा तुझे अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट करना है, तुझे अपनी बेटी को ऐसे पालना है कि तू याद रखना, अगर तू सोई तो तेरी बेटी हमेशा के लिए सो जाएगी। आप सोच के देखिए, मतलब वो कंडीशन कि पहले ही इतना मैं अपने बच्चे के लिए तरसती थी और मुझे पहले ही इतनी खतरनाक सिचुएशन थी, मेरी प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, और उसके बाद भी मुझे बच्चा हुआ और वो भी इस कंडीशन में हुआ। और डॉक्टर ने मुझे क्लियर कहा कि तुझे इसे ऐसे ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि घर में तुमको उसको पूरा लाइट में आप लोगों को अपने बच्चे को रखना पड़ेगा। तो येलो कलर के पूरे फोकस हमने अपने रूम में ऑन करके रखे थे। और डॉक्टर ने मुझे कहा था 15 दिन तू बिल्कुल भी नहीं सो सकती है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे टाइमिंग्स दी थी कि इतने इतने टाइम में मुझे बच्चे को ऐसे ही दूध पिलाना है, और ऐसे ऐसे करके जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे वो इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करने थे। नहीं तो डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली में मेरे बच्चे के लिए डर दिया था कि नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। मेरे पति बहुत डरे हुए थे कि सालों के बाद अगर बच्चा आता है घर में, और अगर उस बच्चे के लिए भी डॉक्टर अगर आपको ऐसे डर देता है, तो आप समझ सकते हो कि उस माँ की हालत क्या होगी, उस पिता की हालत क्या होगी और उस परिवार की हालत क्या होगी। तो खैर मैं अपने बच्चे को ट्रीट करती जा रही थी जैसे जैसे उन्होंने बोला, और 15 दिन मैं बिल्कुल भी सोई नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने डर दिया था कि आप सो नहीं सकते, आप सोना मत, अगर आप सोए तो आपके बच्चे, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर 2 घंटे भी आप सो गए तो उस 2 घंटे में भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पूरी डरी हुई थी और ऐसे ऐसे करके मैं अपने बच्चे को ट्रीट कर रही थी, और वही जो डरावनी बातें थी वो सब बातें चालू थी कि इसका दिखाई देना, परछाइयों का दिखाई देना, वो ख़तरनाक आवाज़ें सुनाई देना, ऐसे महसूस होना कि कोई है या क्या, ऐसे करके। जब मैं रात को जैसे कि लाइटिंग वगैरह रहती थी तो मैं उस वक्त अपने बच्ची के साथ में रूम में अकेली सोया करती थी, और जैसे रात को जब मैं अपनी बच्ची को सुलाती थी तो मैं अपने बेटी को भी कभी कभी देखती थी ना, जैसे हम बच्चे को गोद में लेते हैं, हम उसे थपथपाते हैं, हम उसे सुलाते हैं, तो मुझे मेरी बच्ची जब मुझे अजीब ही तरीके से स्टेयर करती थी। आप सोचो, जब बच्चा देखता है माँ को कितना अच्छा लगता है, माँ उसे गले लगाती है,
पर मैं आपको 2-3 बार मैं अपनी बेटी को देखकर डर गई थी, क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे कंटिन्यूस स्टेयर करती थी ना, मैं बोलती थी इतना छोटा सा बच्चा, 1 महीने का भी जो बच्चा नहीं है, वो इस तरह से कैसे देख सकता है। और बहुत बार ऐसे ही हुआ कि आधी रात को मैं अपने बच्चे को ऐसे बेड पे ऐसे रख के फटाफट उसके सामने 2-3 पिल्लो लेके मैं दूसरे रूम में भाग जाती थी और मैं अपने हस्बैंड को उठाती थी और मैं उनको बोलती थी कि बच्ची मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप चल के देखोगे क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे घर में कुछ भी सही नहीं था और जो भी मैं अपने घर में बता रही थी उन पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। तो पर जब मेरे बच्चे आते थे तब मेरी बेटी का नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते थे वैसे हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, अरे ये क्या है, तो बेचारी बेटी हमारी इतना अच्छे से खेल रही है, उसको नींद नहीं आ रही है। क्योंकि वो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, तब तक 15 दिन हो चुके थे, उसका वेट भी बढ़ा था और वो अच्छी थोड़ी सी रिकवर हो रही थी, उसका वेट भी बढ़ा था और उसकी कंडीशन भी पहले से बेटर हुई थी। पर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि थोड़ी देर पहले कुछ और था और थोड़ी देर के बाद कुछ और है। और ये सब बातें होती रही। आखिर मैं कितनी बार किसको उठाती, आखिर मैं कितनी बार किसको बुलाती, क्योंकि जब तक कोई आता था तब तक सिचुएशन चेंज हो जाती थी। आखिर मैंने इन बातों में अपने आप को ढाल दिया, इन सिचुएशंस में, और मैं हैबिचुअल हो गई इन बातों में। और ऐसे ऐसे करके मेरी बच्ची भी बड़ी होने लगी, डॉक्टर्स के पास कंसल्टिंग चालू था, पर मेरी बच्ची कभी भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी बच्ची बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। वो 2.5-3 महीने में, 2.25 महीने में उसका हॉस्पिटल में एडमिट होना होता ही होता था, कुछ ना कुछ उसको होता ही रहता था। वो बहुत बीमार रहने लगी थी, बहुत बीमार, वो बेचारी बहुत ही बीमार हुई थी। तो ऐसे ऐसे था, हम डॉक्टर्स के पास भी लेके जा रहे थे और घर में भी जो रूटीन थे वही चालू ही थे, वही डरावनी बातें, और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे कि मेरी बेटी हुई ना, उसके बाद वो बातें, वो कंडीशंस है ना, और बढ़ती जा रही थी। ऐसे करके फाइनली ऐसे होने लगा कि बाद में मेरे पति को भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, घर में कुछ गड़बड़ है, रूम में कुछ गड़बड़ है। ऐसे करके ऐसे होता था जब हम रात को सोते थे, एक साइड मेरे हस्बैंड होते थे, दूसरे साइड में मैं होती थी और बीच में हम हमारी बच्ची को सुलाते थे। अचानक से बटन बंद हो जाते थे, लाइट्स बंद हो जाती थी और फैन बंद हो जाता था। बाकायदे लाइट के बटन्स बंद हो जाते थे, ऐसे नहीं कि लाइट गई या स्विच ऑफ हो गया, नहीं, बाकायदे जो बोर्ड लगा रहता था रूम में उसके बटन्स ऑन ऑफ होते थे। हमें आवाज़ें सुनाई देती थी और हम खुद देखते थे, हमारी आंखों के सामने बटन बंद होते थे, चालू होते थे, बंद होते थे, चालू होते थे। हम इतनी डरावनी बातें ऐसे देखते थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने भी बाद में ये सब देखना स्टार्ट किया और वो समझ गए कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब सही है। और उसके बाद में फिर अगर मैं कभी घर पे नहीं होती थी, मतलब जैसे अगर कभी मैं अपने मैके में जाती थी रहने के लिए या क्या, तो मेरे पति भी जब घर पे, जब रात को फिर वो अकेले सोते थे तो फिर उनको भी अजीब अजीब आवाज़ें रूम में ऐसे आती थी और उनको भी ऐसे, जैसे कि हम छोटा सा ऐसे ज़ीरो बल्ब ऑन करते हैं, छोटा सा लाइट लैम्प ऑन करते हैं कि ज़्यादा अंधेरा नहीं हो, थोड़ी सी रोशनी आनी चाहिए, तो वो उस थोड़ी सी रोशनी में मेरे हस्बैंड को भी कुछ ना कुछ ऐसे दिखता था और वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ है। और एक बार ऐसे ही एक डरावना इंसिडेंस मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ कि वो रात को सोए थे तो उनको ऐसे पहले बहुत ऐसे कुछ अजीब अजीब ऐसे आवाज़ें सुनाई देने लगी और उनको भी ऐसे कुछ दिखाई दिया ऐसे करके, और जैसे कैसे करके फिर वो उस रूम से चले गए और दूसरे रूम में जाके सोने लगे, प्रेज द लॉर्ड। और नेक्स्ट डे पे वो फिर मेरे मैके में आए और उन्होंने आके मुझे सब कुछ बताया और उन्होंने कहा मुझे कि तू 2 दिन से घर पे नहीं है, अजीब अजीब बातें मेरे साथ हो रही हैं, तो मैं समझ सकता हूँ तू जो भी बोल रही है ये सब कुछ सही है, पर अभी हम क्या कर सकते हैं। और जैसे हम दूसरों को बता रहे थे पर किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था ऐसे करके, तो खैर ठीक है, ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। पर सिचुएशन इतनी बद से बदतर होती जा रही थी, वो डरावनी बातें, वो सारी अंधकार की शक्तियां इतना हमको टॉर्चर करने लगी थी कि ऐसे होने लगा। एक बार हम रात को सोए हुए थे तो एक आवाज़ पे मेरी आंख खुली, कुछ ऐसे लग रहा, ऐसे नहीं लगता है कि कोई इंसान बात कर रहा है और हमारी आंख खुल जाती है नींद में से, तो ऐसे मेरी आंख खुली और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे। मैं एक कॉर्नर में सोई हुई हूँ, मेरे हस्बैंड दूसरे कॉर्नर में सोए हुए हैं, बीच में मेरी बेटी सोई हुई है और मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
क्योंकि जो छोटा सा लाइट लैंप हम अपने रूम में चलाते थे ना, वो भी ऑफ हो चुका था और ये कॉमन बात थी, ये सब बातें हमारे घर में होती रहती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी और मैंने उनसे पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप किसके साथ बातें कर रहे हो। मेरे हस्बैंड इतने शॉक्ड हो गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, तू वहां पे कैसे गई, तू ही तो बैठी है इतनी देर से मेरे साथ बात करने के लिए और मैं तुझसे ही तो बातें कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा, मैं तो सोई हुई हूं, मेरी तो आंख अभी खुली कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैं कब आपसे बातें कर रही थी। पर मैं समझ गई और मेरे पति भी समझ गए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम ऐसे नॉर्मली हम उसके बाद में हम लोग एक लाइट हमने रूम की ऑन कर दी और हम लोग सो गए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती थी तो इतना डर लगता था हमको, तो अंधेरे में तो कोई सो नहीं पाएगा। तो ये सब बातें होने लगी ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी भी बड़ी होती जा रही थी। पर उसके बाद घर में जो कंडीशंस और जो सिचुएशंस थी वो ये थी, एक बार मैं अपने घर से बाहर गई थी, मतलब अपनी नेबर में ही मैं किसी से बात कर रही थी। जैसे मैंने बाहर से घर में एंट्री की, मेरे एक फैमिली मेंबर ने मुझसे पूछा, तू तो अपने रूम में बैठी हुई है, तू बाहर से कहाँ से आई, अभी अभी तो मैंने तुझे तेरे रूम में देखा, तू टीवी देख रही थी। मैंने कहा, नहीं मैं तो 15 मिनट से बाहर खड़ी हूँ। उन्होंने कहा, मैंने अभी 2 मिनट पहले तुझे देखा है और डोर एक ही हुआ करता था, एंट्री डोर एक ही था। तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी अभी तुझे देखा, तू अपने रूम में है। और जैसे ही फिर वो चले और मैं जैसे ही चली, तो ना ही टीवी ऑन थी और ना ही ऐसी कोई बात थी। और फाइनली घर में भी सबको पता चलने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक बार ऐसे हुआ कि मैं किचन में खाना बना रही थी, तब मेरे घर के एक मेंबर जैसे ही करके अपने रूम से ऐसे बाहर आए ऐसे करके, और उन्होंने मुझे किचन में देखा और सडनली मुझे देखकर एकदम शॉक्ड होकर मुझसे कहने लगे, अरे आप तो अपने रूम में बैठे हो, आप तो वहाँ पर प्रेस कर रहे थे, आप किचन में कब आए। मैंने उनको बोला, मैं तो 1 घंटे से किचन में खड़ी हूँ और मैं खाना बना रही हूँ, मैं तो रूम में प्रेस कर ही नहीं रही थी। उन्होंने बोला, आपका दिमाग खराब है क्या, मैंने अभी अभी आपको रूम में देखा। मैंने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि चलो आप। तो पर जैसे ही हम लोग रूम में गए, ना वहाँ पे कपड़े थे, ना ही वहाँ पर कोई आयरन था, ना ही वहाँ पर ऐसी कोई बात थी। और एक एक मेंबर को समझ में आता जा रहा था कि कुछ न कुछ है। और एक बार की ये मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ कि मेरी बेटी एक बार बैठी थी, वो कार्टून देख रही थी। तब तक वो 6-7 साल की थी मेरी बेटी, तभी की बात है ये। तो मेरी बेटी को भूख लगी थी और मैं किचन में उसके लिए खाना लेने गई। मैंने उसको बोला कि तू कार्टून देख, मैं तेरे लिए खाना लेके आ रही हूँ। और मैं उसके लिए चपाती बना रही थी। तो नियर अबाउट मुझे लगता है 10 मिनट के आसपास समय रहा और जैसे ही मैंने अपने रूम में एंट्री करी, मेरी बेटी कांप रही थी और मैं इतना डर गई कि मैंने वो प्लेट सीढ़ियों पर ही रख दी और मैं जल्दी से ऊपर चढ़ी। मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ, इतना बौखलाया हुआ, इतना रोता हुआ मैंने उसको देखा, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी बेटी का नाम सान्या है। मैं उसको बोल रही थी, सान्या तुझे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पर वो मुझे कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो मेरे सीने से लग के बहुत रोने लगी। फाइनली वो रात निकली और मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं बताया और वो बहुत फीवर में थी और नेक्स्ट डे में डॉक्टर के पास उसको लेके जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने भी यही बात उसका चेकअप करके बताया कि ये डरी हुई है, क्योंकि डॉक्टरों के पास तो एक रूटीन ही था, डॉक्टरों के पास जाना, मेडिसिन खाना, हॉस्पिटल्स में एडमिट होना। और मैंने आपको बताया मेरी बेटी तो बेचारी साल में कम से कम 4 या 5 बार तो वो पक्का एडमिट होती ही थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप इससे पूछो कि इसको क्या हुआ है करके। पर जैसे ही मैंने उसे पूछा तो वो फिर ऐसे मुझे हक करके वो मुझे रोने लगी। आखिर 1-2 दिन निकला इस बात को। उसके बाद में मैंने अपनी बेटी से पूछा। मेरी बेटी ने फाइनली मुझे बताया कि जब मैं उसके लिए किचन में खाना लेने के लिए गई थी, तब मेरी बेटी ने मुझे उन्हीं कपड़ों में अपने ही रूम में देखा और उसने मुझे देखा कि उसके सामने ही मैं ऐसे पलटी हो गई, उल्टी सिचुएशन में, जैसे एक उल्टा इंसान कैसे लटकता है ना, वैसी सिचुएशन में मैं आ गई। मतलब हवा में पलटी होकर मैं ऐसे लटकने लगी।
मेरी बेटी ने ऐसे देखा मुझे, पर मैं किचन में उसके लिए खाना लेने के लिए गई थी। प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझो, आप इमेजिन कर सकते हो, एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा, आप सोचो उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी जब उसने मुझे देखा ऐसे। पर एक्चुअली में वो मैं नहीं थी, मैं तो किचन में थी और यही सिलसिला चलता आ रहा था। और ऐसे करके मतलब तब तक मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी थी। तो मेरी बेटी मुझे बार बार ऐसे बोलती थी, रूम में फ़ैन चलता था तो मेरी बेटी मुझे ये बोलती थी कि मम्मी दादू है ना, फ़ैन में ना राउंड राउंड हो रहे हैं। मेरी बेटी को मरे हुए लोग दिखाई देते थे। वो बोलती थी दादू ऐसे फ़ैन में मम्मी राउंड राउंड हो रहे हैं। तो पर मैं सब समझ रही थी और मैं ये देख रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, जैसे वो स्पिरिट्स मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, मैं देख रही थी कि मेरे बच्चे के ऊपर भी ऐसे अटैक हो रहे थे। कुछ अचानक से ऐसे कुछ दिन में ऐसे हो जाता था कि मेरी बेटी एक मरी हुई सिचुएशन में चली जाती थी। मतलब ऐसे लगता था कि कुछ ही सेकंड में मेरी बेटी नहीं रहेगी। और उसका फेस भी हॉरर हो जाता था, अजीब ही हो जाता था, उसके टीथ भी ऐसे अजीब हो जाते थे। ऐसे मैं देखती थी ऐसे करके, कुछ भी हमको समझ में नहीं आता था। और ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स को भी कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो अपनी पूरी कोशिश करते थे पर बेचारे हमेशा नाकाम रहते थे। यही सिलसिला ऐसे चलता रहा। कभी मैं किसको दिखाई दे रही हूँ, कभी मुझे परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं, मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस भी डाउन होता जा रहा था। मेरे पति भी धीरे धीरे करके वो भी बहुत बीमार होने लगे थे। और जैसे कि हमारा बिजनेस डाउन होता जा रहा था तो मेरे हस्बैंड भी बहुत डिप्रेस होते जा रहे थे, वो भी डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। वहाँ पर मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, यहाँ पर मैं इतनी अननेसेसरी दवाइयाँ खा रही हूँ। कभी रूम में कुछ दिखाई दे रहा है, कभी रूम में कुछ दिखाई दे रहा है, बर्तन हाथों से उठ के गिर रहे हैं, परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं, सामने से चीज़ें उड़ के गिर रही हैं, दरवाजे अपने आप हिल रहे हैं। मैं किचन में हूँ तो कोई बोल रहा है आप रूम में हो, बाहर से आ रही हूँ तो कोई बोल रहा है आप यहाँ पे खड़े थे। तो आप सोचो। और फाइनली उनको, सब लोगों को ये लगने लगा था कि मैं ही कोई श्रापित हूँ। और उनको लगता था ऐसे करके कि मेरे अंदर कोई स्पिरिट है एंड ऑल दैट। ये सब बातें उन सबके दिमाग में आने लगी थी। और धीरे धीरे सबके मन में एक डर भी आता जा रहा था और कहीं ना कहीं मुझसे ही शायद डरने लगे थे। ये सिलसिला चलता आ रहा था। मेरी बेटी इतनी वीक होती जा रही थी। उसकी ये कंडीशन थी, जैसे प्रेगनेंसी में मैं कुछ खा नहीं पाती थी, मेरी बेटी बेचारी ठीक तरीके से आधी चपाती भी नहीं खा सकती थी। और वो कभी भी वेफर या चॉकलेट, जैसे बच्चों के इतनी शौकीन चीज़ें रहती हैं, इतनी फेवरेट रहती हैं, वो बेचारी अगर एक वेफर भी अगर उसने खा ली ना तो उसके गले में इतने बड़े इंचेस के ऐसे अल्सर हो जाते थे। और डॉक्टर टॉर्च ऑन करके हमें दिखाती थी कि आपकी बेटी के गले में कितने बड़े अल्सर हो गए हैं। अगर उसने आधा पीस भी अगर उसने वेफर का खा लिया या एक छोटी सी बाइट भी चॉकलेट के पीस में से भी अगर उसने खा लिया तो मेरी बेटी की ये कंडीशन हो जाती थी। वो कुछ नहीं ऐसे खा सकती थी और बहुत रोती थी। दूसरे बच्चों को देखती थी, मम्मी सब खाते हैं, मैं खा नहीं पा रही हूँ। ये दौर ऐसे चलता आ रहा था। आखिर बिजनेस भी बहुत ऐसे लॉस होता जा रहा था और मेरे पति भी बहुत बीमार होने लगे थे। और धीरे धीरे मेरे पति का भी खाना खाना ऐसे कम हो गया था, बंद हो गया था। धीरे धीरे 4 चपाती से 3 पे 2 से 1 पर वो आ गए। और ऐसे करके मेरे हस्बैंड का भी बाद में आगे जाके खाना खाना बंद हो गया। मेरे हस्बैंड का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हमारी फैक्ट्री भी हमने सेल करने पे रख दी थी। हमारी फैक्ट्री को हमने लॉक कर दिया था क्योंकि बिजनेस के लिए हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था। और मेरे पति इतने बीमार हो गए कि यहाँ तक कि उनको मुझे टमाटर का सूप, दाल का पानी, दलिया पीस के, या जैसे 6 महीने के बच्चे को सेरेलैक बना के खिलाते हैं, ऐसे मैं अपने पति को ये सब बना के खिला रही थी क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरा वो तो डाउन हो ही चुका था और बॉडी की पल्स वल्स सब ब्लॉक होती जा रही थी। बॉडी इंटरनली वीक ही नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। आखिर एक बार ऐसे हुआ करके कि मेरे पति का समझो पानी पीना भी उनका बंद हो गया। और एक दिन में ये सिचुएशन जैसे हुई, जैसे 4 महीने से बात होती आ रही थी कि धीरे धीरे उनका खाना खाना बंद हो गया, वो बहुत वीक होते गए, बीमार हो गए ऐसे करके। और उनका जैसे करके बेड पे आ गए वो।
बेड पे आ गए और एक दिन ऐसे हुआ अचानक से उनका बात करना बंद हो गया, वो गूंगे हो गए, कुछ भी बात नहीं कर पा रहे थे, इशारों में मूवमेंट्स दिखा रहे थे। और उनका जैसे हमारा फेस है हम स्ट्रेट डायरेक्शन में रखते हैं, मेरे हस्बैंड का फेस है ना ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में जाके अटक गया। बोलते हैं ऐसे देखा है आपने, ये फेस यहाँ पर नहीं पर ये वाली पोजीशन में ऐसे जाकर फ्रीज हो गया। मेरे पति का फेस है ना, मुंडी उनकी अटक गई एक साइड में जाकर और उनके माउथ से पिक बहना स्टार्ट हो गया। अब आप सोचो ये कौन सी कंडीशन होती है। और उनके शरीर में चलने फिरने की ताकत ही नहीं बची थी। तब मेरे पति को, उनको कपड़े भी मैं पहनाती थी, वो इतने वीक हो चुके थे, उनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी कि वो शर्ट भी खुद पहन सके, वो शर्ट का बटन भी नहीं पहन सकते थे, इतने वीक हो गए थे। फुल हाई फाई ट्रीटमेंट चालू थे। और जिस दिन ये कंडीशन हुई हम हॉस्पिटल में लेकर गए मेरे पति को, हम वहाँ पर गए और डॉक्टर उनको देखकर बहुत ऐसे हैरान हो गए, ऐसे करके हाई फाई ट्रीटमेंट दिए उनको। मेरे हस्बैंड 3 डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे और तीनों डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, हाई फाई ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। जब मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि मेरे पति की आवाज़ क्यों चली गई है, वो बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्होंने मुझे कहा कि ब्रेन से एक शॉर्ट पास होता है जो हमारे टंग तक आता है, उसके बाद ही हमारी ज़बान वर्क करती है, हमारी आवाज़ आती है और हम बोल पाते हैं। आपके हस्बैंड के ब्रेन पे इतना कोई बड़ा शॉट लगा है, कुछ ऐसी बात है या कुछ इतना बड़ा धक्का उनको ऐसे करके लगा है, जब तक वो शॉट पास होकर ब्रेन तक नहीं आएगा तब तक वो बात नहीं कर पाएंगे। मैं सुन्न सी रह गई ये सब बातें सुनकर, मैं ये सब बातें सुनकर सुन सी रह गई। पर उन्होंने कहा टेंशन मत करो, ठीक हो जाएंगे। वो ऐसे बोल रहे थे, ट्रीटमेंट देते जा रहे थे, बट कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं। और बद से बदतर कंडीशन होती जा रही थी। जितने ट्रीटमेंट देते जा रहे थे, यहाँ हाथ से आए भी निकाल कर दूसरे हाथ में डाल रहे थे, वहाँ से निकाल कर कलाई में डाल रहे थे, यहाँ से निकाल कर दूसरे हाथ में उनको शिफ्ट कर रहे थे, पर फाइनली कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए तैयार ही नहीं थी। बद से बदतर कंडीशन होती जा रही थी। और एक्चुअली में डॉक्टर्स ने एक डिसीजन ले लिया कि हम इनको बॉम्बे में शिफ्ट करेंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है इनका। जब मैंने डॉक्टर से बात की तब मुझे डॉक्टर से पता चला और इनडायरेक्टली में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और उन्होंने मुझे वेंटिलेटर का भी डर दे दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो सुविधाएं चाहिए शायद इतनी हाई फाई सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, जबकि वो पूरा हाई फाई ट्रीटमेंट उनको दे रहे थे, बट तभी भी उन्होंने यही बोला ऐसे करके। और उस दिन मैं पूरी तरह से टूट गई क्योंकि जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी मेरे मन में, वो भी उम्मीद पूरी तरह से मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन से मोमेंट में क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड में क्या हो जाएगा, मैं नहीं जानती हूँ। पर मैं बहुत रो रही थी और मैं उस वक्त मैं बैठी हुई थी, मैं हॉस्पिटल के टेरेस पे बैठी हुई थी। और क्योंकि टेरेस में ही एक रूम था जो हमें दिया गया था, पूरी हॉस्पिटल वो टाइम पे फुल थी, तो मैं टेरेस पे बैठी हुई थी और मैं बहुत रो रही थी वहाँ पर। और मैंने आसमान की ओर अपना सर ऊपर किया, अपनी नज़रें मैंने ऊपर उठाई और मैंने ये कहा, क्या कोई है जिसने हमें बनाया है? क्या कोई है जो इन खतरनाक सिचुएशन से हमें बाहर निकाल सकता है? या तो फिर हम मर जाएं, हम जिंदा क्यों हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों जिंदा हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये सब बातें मैं खुद से कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पूरी फैमिलीज दोनों डिस्टर्ब हो गई थी कि आखिर क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ में। ये सब मैं बोल ही रही थी तो मेरे पति के एक फ्रेंड हैं, वो वहाँ पर उस वक्त हॉस्पिटल में आए और वो मेरे पति से मिलने के लिए आए और वो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। वो 15 साल से प्रभु यीशु मसीह में ही हैं। तब वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड का नाम कुमार छतलानी है, तो उनके फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाभी कुमार को क्या हुआ है, और मैंने पूरी आपबीती उनको बताई, स्टार्टिंग से जो भी हुआ, इनकी कंडीशन कैसे हुई, ये कैसे बीमार हुए, फैक्ट्री कैसे बंद हुई, मेरी बेटी हमेशा बीमार रहती है, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, सब मैंने उनको बता दिया। 10-15 मिनट में मैंने उनको बता दिया। मैंने बोला अभी हालत ये है, डॉक्टर ये बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त उस भाई ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने कहा मैं दुआ करने जा रहा हूँ और आप विश्वास रखिए कि ये दुआ होगी
और आप विश्वास रखिए कि आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा कुमार को, आप विश्वास रखो। मैंने उनसे कहा भाई मैं विश्वास करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो क्रूज पर हमारे लिए चला, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसने हमारे सारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को उसने क्रूज पर ले लिया, और वो तीसरे दिन पे मृतकों में से वापस जीवित हुआ। उसने मृत्यु पर उसने विजय हासिल की है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो दुआओं और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, भाभी आप विश्वास करो। मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ। मैंने कहा मेरे पति ठीक हो जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, आप बस दुआ करो। हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और जब उन्होंने दुआ की, उसके बाद में उन्होंने कुछ बाइंडिंग प्रेयर की, ब्लैक मैजिक्स को उन्होंने बाइंड किया, और स्पिरिट्स को उन्होंने, जो भी उनको प्रेयर थी, मुझे तो तभी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्रेयर की। और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप विश्वास रखो, आज ही रात को सोने से पहले आपके हस्बैंड कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर दिखाएंगे, उनकी हेल्थ में एक अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। अभी 100% आपके हस्बैंड को दवाई ज़रूर असर करेगी, क्योंकि कोई भी मेडिसिन मेरे पति को इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने विश्वास किया और मैं बस उस मूवमेंट का इंतज़ार कर रही थी। जब वो भाई दुआ करने के लिए आया, तब 8 और 8:30 के बीच का समय था, और उसके बाद में जब रात को 11, सवा 11 के आसपास का समय आया, तब मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो दुआ हुई और जो बाइंडिंग प्रेयर हुई, रात के उस टाइम पे मेरे पति ने मूवमेंट दिखाई, और उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया कि मुझे भूख लगी है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल था, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4 महीने से मेरे पति का खाना बंद था, और फाइनली वो टमाटर के सूप पे और दाल के पानी पे पहुंच गए थे, और उसके बाद उनका पानी भी बंद हो गया था। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल था। मैंने जल्दी से टिफ़िन खोला, मैंने बाउल निकाला, और मैंने उनको दाल पिलाना मैंने स्टार्ट किया। उन्होंने 3-4 चम्मच पिए, सिर्फ 2, 3, 4 ऐसे छोटे छोटे स्पून उन्होंने पिए, बट उन्होंने रेस्पॉन्स दिखाया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत खुश हुई, और खुशी में उस दिन मैंने भी थोड़ा खाना खाया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी खा नहीं पाएगा, आप समझ सकते हो। और उस रात मेरे हस्बैंड ने एक सुकून की नींद की, क्योंकि जितने दिन से हम हॉस्पिटल में सोए थे, हॉस्पिटल में हम एडमिट थे ना, एक पल के लिए भी मेरे पति को नींद नहीं आ रही थी। ऐसे फटक रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उनकी पूरी बॉडी जैसे ब्लॉक थी। उनका बात करना बंद था, उनका खाना खाना बंद था, उनका पानी पीना बंद हो चुका था, उनका यूरिन बंद हो चुका था, उनका मोशन बंद हो चुका था, पूरी बॉडी ब्लॉक हो चुकी थी, उनको यूरिन के बैग्स लगे हुए थे, उनकी पूरी बदतर कंडीशन थी, ऐसी सिचुएशन थी। पर जब प्रेयर के बाद, आफ्टर प्रेयर, उनमें ये उन्होंने मूवमेंट सिखाई, उन्होंने दाल पिया उन्होंने थोड़ी देर, और उसके बाद में वो थोड़ी देर सुकून से बैठे। एक शांति की उस रात मेरे पति ने नींद की, और मैं भी उस दिन पूरी रात सोई। और इतना बड़ा प्रभु का अनुग्रह हुआ कि पूरी रात में न मेरे पति उठे एक बार भी, न मैं उठी। नर्सेस आ रही थी, और वो जो भी अपना सलाइन चढ़ाना था, इंजेक्शन देना था, वो अपना वर्क करके जा रही थी। और पूरी रात में हमें कुछ भी पता नहीं चला, मतलब एक शांति की नींद हम सोए। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, जब नेक्स्ट डे भी मेरे पति उठे, मॉर्निंग में जैसे हम लोग उठे, तब वो हल्का हल्का बात करना स्टार्ट हुए। ध्यान रखिए, एक दुआ हुई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हुई, और रिकवरी आना स्टार्ट हुई। उसके बाद में मेरे पति थोड़ी थोड़ी उनको ऐसे रिकवरी, हल्का हल्का, जैसे बच्चा कैसे तोतली बोली में बात करता है, हल्का हल्का मेरे हस्बैंड थोड़ी थोड़ी ऐसे बात करने लगी। और मैं बहुत खुश हो रही थी ऐसे देख कर के, अरे मेरे पति में रिकवरी आ रही है, दवाइयाँ असर कर रही हैं। और फाइनली उसी दिन दोपहर तक मेरे पति अच्छी तरह से बात करने लगे। मतलब जो ब्रेन से शॉट पास होकर टंग तक नहीं आ रहा था, वो फाइनली आ गया। प्रभु की रहमत हुई, परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, मेरे पति की आवाज़ लौट आई, मेरे पति बात करने लगे, और वो अच्छे से बात करने लगे। और पूरी हॉस्पिटल में उथल पुथल मच गई कि ये ऐसे कैसे हो गया। कल तक तो ये बंदा सीरियस था, वेंटिलेटर के डाउट आ रहे थे, डॉक्टर और कहीं एडमिट करने का सोच रहे थे, ये सब बातें हुई। और
ट्रीटमेंट भी अच्छे से इफेक्ट कर रहा था। जो तीनों डॉक्टर जिन्होंने मेरे हस्बैंड को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, वो तीनों डॉक्टर ऐसे मिलने, और उनमें से एक डॉक्टर ने तो ऐसे कहा कि इट्स अ मिराकल, ऐसे उन्होंने कहा इट्स अ मिराकल, ये कैसे हो गया ऐसे करके। तो उन्होंने ऐसे कहा और उन्होंने कहा कि अच्छी रिकवरी आ रही है, और ऐसे 1-2 दिन में और बिल्कुल कंडीशन बेटर होने लगी। खाना वाना खाना स्टार्ट किया मेरे हस्बैंड ने, हल्का हल्का दाल खिचड़ी तूरी सब्जी, जैसे हम लाइट खाना खाते हैं वैसे वैसे वो खा रहे थे, ऐसे करके वैसे वैसे वो खा रहे थे, और उनकी कंडीशन बेटर हो रही थी। और फाइनली हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। एंड डॉक्टर्स ने क्या कहा कि जहाँ पर कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल थी, हम सोच भी नहीं सकते थे, हमें तो लगा पता नहीं कितने महीनों तक इस भाई को एडमिट रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। एंड ये इतने अच्छे से वो ठीक हो रहे हैं, इतने अच्छे से उनको रिकवरी आ रही है कि सच में डॉक्टर्स भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत परेशान थे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमें डिस्चार्ज मिला। जैसे कि हम घर पे गए और फिर वही भाई उनसे घर पे मिलने के लिए आया जिस भाई ने हॉस्पिटल में दुआ करी थी, और वो आया। फिर मेरे पति ने अपने दोस्त को कहा कि मेरी फैक्ट्री बंद है, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, मेरा काम बंद हो गया है। उन्होंने एक ही बात कही मेरे पति को कि जो प्रभु यीशु मसीह तुझे मृत्यु से बाहर लेकर आया है, जिसने तुझे एक नया जीवन दिया है, वो तेरे बिजनेस को भी संभालेगा। जय मसीह की, हालेलुया। तो मेरे पति ने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, और वो भाई मेरे हस्बैंड के साथ उनको लेकर फैक्ट्री में गया, प्रेयर हुई, वहाँ पर प्रार्थना हुई, और उस भाई ने कहा कि तू धीरे धीरे अपना काम करना चालू कर दे, प्रभु तुझे बरकत देगा। और वो टाइम पे बिजनेस करने के लिए भी एक्चुअली में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था, पर धीरे धीरे करके धीरे धीरे इनकम आने लगी। धीरे धीरे बिजनेस, वही बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग का लोहे का काम मेरे पति करते हैं, उसी बिजनेस में प्रभु ने आशीष किया, उसी फैक्ट्री में प्रभु ने आशीष किया। मेरे हस्बैंड 35 टैबलेट पर डे लेते थे, ऐसी कंडीशन थी। ऐसी सिचुएशन से प्रभु ने मेरे पति को बाहर निकाला। आप सोच रहे हैं, जो इंसान 35 गोलियां एक दिन में खा रहा है, खाना तो उसके पेट में जा नहीं रहा है, आप सोचो हालत इंसान की क्या होगी। पर धीरे धीरे प्रभु का अनुग्रह होता गया, रिकवरी हुई, हेल्थ बेटर होने लगी, और बिजनेस भी धीरे धीरे चलने लगा, और धीरे धीरे सक्सेस होने लगी। ऐसे करके प्रेयर हुई। मैं भी थोड़ी कम बीमार हो रही थी, इतनी बीमार नहीं हो रही थी। मेरी बेटी भी काफ़ी बेटर फील कर रही थी। और उसके बाद में जब फाइनली फिर हम लोगों ने प्रार्थना भवन में हम लोगों ने फिर चालू किया जैसे जाना, तो उसके बाद में हम जाते थे, हम वचन सुनते थे, हम दुआ प्रार्थना करते थे, हम दुआ प्रार्थना कराते थे। हमारा बहुत विश्वास बैठ गया प्रभु में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे पति चले कलीसिया में, प्रभु के भवन में, जितनी भी दुष्ट आत्माएं जिनके खतरनाक अटैक्स है कि दिखती थी, ये होता था वो होता था, पहली बार ही जब हम गए ना कलीसिया में, पहली बार से ही जब हमने वचन को सुना, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पहले दिन से ही ये सब होना बंद हो गया। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। और उस दिन तो मेरे हस्बैंड ने, जब प्रार्थना से होने के बाद में जब मेरे पति घर में आए, मेरे हस्बैंड ने 5 चपाती खाना खाया। मेरे पति डिप्रेशन में थे, इतनी खतरनाक कंडीशन थी, डॉक्टरों के समझ के बाहर था। सिर्फ एक दुआ हुई, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह, जहां साइंस फेल थी, हमने बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, हर एक की समझ से बातें बाहर थी। पर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। और सच में मैं कहती हूँ, मेरे पति दूसरे लाजर हैं। जैसे लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में से बाहर निकाला, वैसे मेरे पति को भी उस हॉस्पिटल की कब्र से प्रभु ने बाहर निकाला। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कंडीशन थी ना, 14 साल इन दुष्ट आत्माओं ने हमने इन दुष्ट आत्माओं में पीड़ित होकर सफ़र किया। 14 ईयर्स। 2002 में मेरी शादी हुई।
2015 में हम प्रभु में आए, क्योंकि उसी 2015 में ही मेरे पति की कंडीशन ऐसी हो गई, ऐसे करके उसके बाद जैसे दुआ हुई, प्रार्थना हुई, मेरे पति ठीक हो गए। हमने कलीसिया में हमने आना स्टार्ट किया, हमने परमेश्वर पे, हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, हमारे बिजनेस को प्रभु ने ब्लेस किया। मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और जो मेरी बेटी 2.5-3 महीने में, कभी कभी 2 महीने में भी वो एडमिट होती थी। जैसे हम प्रभु में आए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज 5 साल हो गए प्रभु में आकर में। मेरी शादी को 19 साल आज कंप्लीट हो गए। 5 साल प्रभु में आने के बाद, उसके बाद कभी मेरी बेटी एडमिट नहीं हुई हॉस्पिटल में। उसके बाद कभी भी दुष्ट आत्माओं ने तंग नहीं किया, कभी भी ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं आई। हम पति पत्नी ने एक ही दिन पे मिलकर हम दोनों ने बपतिस्मा लिया, हमने प्रभु पे विश्वास किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और हम दिल से दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। फाइनली ये सब नेगेटिव बातें, ये जो भी सिचुएशन थी, हमने इन सारी बातों से हमने छुटकारा पा लिया। प्रभु ने हमें बहुत आशीष किया, हम तीनों को, मुझे, मेरे पति को, मेरी बेटी को प्रभु ने एक फाइनल ब्लेसेड हेल्थ दी। प्रभु ने बीमारियों से छुटकारा दिया, प्रभु ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। और जो मेरी बेटी बेचारी एक वेफर चॉकलेट भी नहीं खा सकती थी, मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, सब कुछ खाती है। उस वक्त मेरी बेटी छोटी थी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी बेटी कॉलेज में है, हम तीनों ब्लेसेड हैं। और एक बहुत बड़ी करुणा, बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ी चंगाई प्रभु के हमारे जीवन में आई और हम बहुत अच्छा और चंगाई वाला जीवन जी रहे हैं। हम प्रभु में आके बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगी कि इस गवाही के द्वारा मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ मैं इतनी हताश थी, हम सोचते थे कि हम ऐसा जीवन जीने से मर जाएं, पर सच में जैसे वचन कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। वो चोर कौन है? वो शैतान है। शैतान आता है ना, दुष्ट आता है ना, वो मारने आता है, वो खुशियों को छीनने आता है, वो हर एक ब्लेसिंग हमारे जीवन से लेने आता है। पर उसके बाद ही एग्जैक्टली वचन ये कहता है, पर प्रभु यीशु मसीह आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। मेरे प्रभु ने बहुतायत का जीवन दिया, आशीष वाला जीवन दिया, ब्लेसिंग वाला जीवन दिया। फाइनली इन सारी दर्दनाक कंडीशनों से हमें छुटकारा मिल गया। आज मैं मेरे परिवार के साथ, हम प्रभु में बहुत खुश हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं।